वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आईटी सेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। नाज़रीन, एक और बड़ा अच्छा सेक्टर है पाकिस्तान का, दुनिया भर का, जो किसी भी मुल्क को टैक्स के हवाले से और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के हवाले से भरपूर किरदार अदा करता है। और वो वाहिद सेक्टर है, उसके साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। 70, 72, 73, 74 जितने भी आप लेंगे, अब तो जितना टाइम आगे बढ़ रहा है, नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज उसके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट सेक्टर की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। पाकिस्तान में इस वक्त इतने सख्त हालात हुए हुए हैं, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ले लें। अगर आपके पास प्लॉट भी अगर आपको है रखा हुआ है, पुराना है, अब्बा जी के ज़माने का है, लेकिन आप अगर उस पर कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं और कोई घर बनाना चाह रहे हैं, आपको इतने सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप सिंध में रहते हैं तो फिर आपको तो बेहतर पता है कि यहाँ क्या मामलात हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर भी मामलात थोड़े से डिफरेंट हैं। इस पर बात करने के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी ने हमें ज्वाइन किया जिन्होंने बहुत काम किया है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में। और मुझे याद पड़ता है 8-10 साल पहले इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ कमेटीज़ तक उनके ड्राफ्ट भी गए हैं कि चीज़ों को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ हो सकती हैं, क्या क्या टैक्स दे सकते हैं, किस तरह से टैक्सेशन में आसानी कर सकते हैं और कलेक्शन कैसे हो सकती है। आबाद से उनका ताल्लुक़ है और चेयरमैन रह चुके हैं आबाद के, और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट पॉलिसी मेकिंग पे एक अच्छा और अहम दिमाग रखते हैं। मोहम्मद हसन बख्शी को हम वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बख्शी साहब, आपका नाम आते ही लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन की बातें स्टार्ट करते हैं। सर हालात बड़े ख़राब हैं और ख़ास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, बेशुमार चैलेंजेस हैं। अब आप ट्रांसफ़र करने चले जाएं तो एक अलग मामला, फिर ट्रांसफ़र पे जो फ़ीस ले रहे हैं वो एक अलग मामला। अभी जो बजट आया तो उस पर उसके परसेंटेज में इजाफा कर दिया गया। फर्दर ये कि जो मटेरियल है, अगर हम सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, सर वो महंगा हो रहा है, फिर ए क्वालिटी नहीं मिल रहा मार्केट में। ये हो क्या रहा है सर? आप लोगों ने तो बड़ा काम किया इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपकी बातों का जवाब दूं, सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा और एक्नॉलेज करूंगा। मुझे लगता है इंतखाब आप नौजवान आदमी हैं और आप में ज़्यादा मैच्योरिटी और अकल है बनस्बत जो गवर्नमेंट चला रहे हैं उनमें। रीज़न बीइंग, आपने इस सेक्टर की अहमियत को समझा, इसके स्टेक होल्डर को बुलाया और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया, गुफ्त शनीस का सिलसिला शुरू किया। मैं नहीं समझता कि इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें कोई हल हो जाएंगी, बट आपने अपना रोल प्ले किया उसको उजागर करने के लिए। यकीन माने, इतना काम आज हमारी सिटिंग गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि वो सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को, स्टेक होल्डर्स को बिठा के उनसे मसाइल सुने, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने और उस पर पॉलिसी बनाएं। करें या नहीं करें ये उनकी सवाबदीद है, बट मैं दिख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से ये नहीं हो रहा है। एक डिस्कनेक्ट है। ये डिस्कनेक्ट कारोबारी कम्युनिटी और ये डिस्कनेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है, जिसकी वजह से जो आज पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग, लोगों की इन्वेस्टमेंट रुक गई है। डिसीजन मेकिंग और इन्वेस्टमेंट रुकने की ये वजह है क्योंकि मैं बीइंग एन स्टेक होल्डर, मुझे पता ही नहीं है कि आगे पॉलिसी क्या बनेगी। सही बात है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होगी, गवर्नमेंट की लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, गवर्नमेंट किस तरह आगे पाकिस्तान को 10 साल बाद देखना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। आपने जो मसाइल कहा, देखें तकलीफ़ें तो इतनी पड़ी कि आसान हो गई। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में हाउसिंग नहीं है, जिसका शॉर्टेज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 12 मिलियन मकान है। देखिए, हाउसिंग कोई लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। बुनियादी ज़रूरत है। हर आदमी अपने बच्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए सर पे एक छत चाहता है और ये उसका फंडामेंटल राइट है जो इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो उसको डूबल कैसे बनाएं? ठीक है, उसको डूबल कैसे बनाएं कि एक आम आदमी, आपके यहाँ ये कैमरामैन खड़ा हुआ है, आपके यहाँ आप प्रोफेशनल आदमी हैं, आपके यहाँ दूसरे लोग हैं, ये प्रोफेशनल यंग लोग जो पाकिस्तान का ब्लड है, पाकिस्तान को मूव करते हैं, पाकिस्तान की जान है। यूथ तो सर छोड़ के जा रही है ना। तो ये कैसे अपने ये बेसिक राइट हासिल कर सकें? तो भाई, इनके लिए बेसिक राइट हासिल करने के लिए आपको वो पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि जो पहला मकान लेता है ना पाकिस्तान में, उसको सब्सिडाइज रेट पे फाइनेंसिंग दी जाए। बहुत खूबसूरत बात। जैसे पहले दी गई थी। जितना आपका भाई किराया है ना, उतनी या उससे कम आपकी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए।
ताकि आप एक अपना लॉन्ग सर तो ये पहले बनी थी फिर रोक दी गई, ये क्यों, इतनी सियासत क्यों है सर? ये मैं बोलता हूँ इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैं देखें, हम बात करते हैं लंदन की, पॉलिसी के लिए फेसेस मैटर करते हैं इस मुल्क में, बहुत करते हैं ना। देखें ऐसा ही है ना, इसमें हर आदमी आता है और पॉलिसी को चेंज कर देता है। देखें, पिछली हुकूमत में हाउसिंग प्रायोरिटी थी, पिछली हुकूमत में 5% पे नौजवानों को या फर्स्ट टाइम हाउस ओनर्स को लोन मिला, तो उन्होंने मकान फ्लैट लिए और वो ओनरशिप बन गई, उनकी वेल्थ क्रिएट हो गई जी। और वो 5% इंटरेस्ट देते थे, आज बीच में 25% इंटरेस्ट 25% कौन दे सकता है आदमी? पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये कैसे पॉलिसी बनी? देखिए, ये पॉलिसी ऐसे बनी कि उन्होंने स्टेक होल्डर को बिठा दिया कि बताओ क्या क्या मसाइल है, और वहां से इसका हल निकला। इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई, इतनी बिल्डिंगें बनना पूरे पाकिस्तान में शुरू हुई कि यकीन माने मजदूर नहीं मिलता था। अच्छा बख्शी साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा और दुबई पे आप इन्वेस्ट कर दें प्रॉपर्टी में, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे हैं, लोगों को आसानी है भाई। और आसान सी बात ये, लोगों का जब मिलियन ऑफ रुपीज़ होगा या डॉलर्स में होगा तो वो तो अच्छी और आसान मार्केट देखेंगे जहाँ रिटर्न अच्छा आ रहा हो। एक बात सर, आप एक प्रोग्राम में हमने 8-10 साल पहले एक बात कही थी और मुझे अब अफसोस हो रहा है कि 10 साल होने को आ रहे हैं इस बात को, हमारे यहाँ इसकी ना कोई मिनिस्ट्री नहीं बनी हुई। ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, रेगुलेशंस तरतीब तब दी जाएंगी जब मिनिस्ट्रीज होगी और महकमे उसके नीचे आएंगे। मैं सिंध की बात करूं सर, यकीन जाने इस वक्त डॉक्यूमेंटेशन SBCA का सबसे बड़ा चैलेंज है। SBCA ने ख़ुद को बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन आपको पता है कि जो देही इलाकों की डॉक्यूमेंटेशन है उसका एक बड़ा चैलेंज है। वकील करो, फिर वकील भी इतना घुमाता है। वन विंडो सोल्यूशन पर हम क्यों नहीं आ रहे सर? इतना आसान काम है, आप लोग बैठे हुए हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूरी कमेटीज़ हैं, इसको प्रपोज कीजिए आप। या तो इस्लामाबाद में सुनवाई हो नहीं रही किसी की। देखिए, इस कियोस और इस मैडनेस में चंद लोगों का बहुत फ़ायदा है, चंद लोगों का बहुत फ़ायदा है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। अब पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है। नहीं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ायदा हो, बाकी देखा जाएगा। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून ये है कि 120 गज से ज्यादा का प्लॉट ऑक्शन होगा। ऑक्शन होगा। 1947 से 2024 के हम सितंबर में बैठे हैं, ठीक है, एक ऑक्शन नहीं हुआ। क्या किसी ने पूछा कि क्यों ऑक्शन नहीं हुआ? क्योंकि वो सूट करता था कि ये अलॉटमेंट किया जाए। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे फ्रंट मैन हैं, आप मेरे पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हैं, मैं आपको ऑब्लाइज करना चाहता हूँ तो मैं आपको अलॉट कर दूं, आपके ड्राइवर को अलॉट कर दूं। ड्राइवर को मैं 100 रुपये में अलॉट करूं और वो मार्केट में कोई बिल्डर, कोई डेवलपर खरीदे तो 10,000 रुपये में, और जब वो अलॉटमेंट कोर्ट में जाके चैलेंज हो तो केस बने ड्राइवर पे और उस बिल्डर पे। तो देखिए, जहाँ पर इस किस्म की पॉलिसीज होंगी तो किस तरह माशरा तरक्की करेगा। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और हम क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग ये कंफ्यूजन में रहे, ये कियोस में रहे। देखिए, अगर आपके घर में पानी भी आएगा, आपके घर में बिजली भी आएगी, आपके घर में गैस भी आएगी, आपके बच्चे मुनासिब स्कूलों में जाएंगे, आपको हेल्थ के इश्यूज भी नहीं होंगे, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी होंगी, आपको रोजगार भी मिल रहा होगा, तो फिर आप बेहतर जिंदगी की तरफ और माइल होंगे और सवाल करेंगे। बहुत प्यारी बात। अब आपके घर में पानी टैंकर से आ रहा है, बिजली के लिए आप सोलर पे जा रहे हैं और गैस के लिए आप सिलेंडर यूज कर रहे हैं। और सिक्योरिटी के लिए अपनी आपको सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पर, आपको तालीम के लिए प्राइवेट स्कूल चाहिए, मेडिकल के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए। आप यहाँ की बसों की हालत तो देखिए, आप यहाँ की बसों की हालत तो देखिए। यहाँ पर 25 करोड़ इंसान रहते हैं, 25 करोड़ जानवर नहीं रहते हैं। सही बात है। इस तरह जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है और जिस सिमत में ले जाया जा रहा है, और आपने दुबई से कंपेयर किया, दुबई का क्या कंपैरिजन है मुझे बताना पाकिस्तान से? पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है सर। मौसम अच्छा, फर्टाइल लैंड, गोल्ड रिजर्व्स, आपके पास ऑयल रिजर्व्स, आपके पास कॉपर रिजर्व्स, आपके पास मिनरल अंडर द ग्राउंड, फर्टाइल लैंड, आपके पास यूथ पॉपुलेशन, आपकी लोकेशन दुनिया की बेहतरीन लोकेशन, आप एक एटॉमिक कुव्वत हैं। बख्शी साहब, मैंने ये सुना और रिसर्च भी की कि हमारे यहाँ जो बजरी मट्टी है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी प्यारी है। दूसरे ममालिक में इस तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए बजरी वो क्वालिटी की नहीं मिलती है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा ही समझ लें कि आपको कुछ चीज़ें ज़मीन से मिल रही हैं अच्छी। भाईजान, आपने बजरी मट्टी की कही, जो हमारे पास काम करने वाले भी हैं ना, लेबर्स हो गए, रिसोर्स हो गए, मजदूर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन,
शटरिंग वाले, वो भी मैं समझता हूँ अल्लाह की एक तोहफा है, सही बात अल्लाह है। की एक नेमत है इस मुल्क में। बट मैंने आपको कहा ना, ये वो आपने पिक्चर देखी होगी टाइटैनिक, जी जी। ये वो जहाज है जिसकी कोई ओनरशिप ही नहीं है, लहरों के उस पर चल रहा है। कोई यहाँ से थपकी देता है, यहाँ चले जाता है, कोई यहाँ से, कोई कप्तान नहीं है, कोई लीड करने वाला नहीं है, कोई ऑन करने वाला नहीं है, कोई, मैं माफ़ करूँ, मैं कराची में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा बढ़ा, यहीं मैंने कारोबार किया, इसी शहर से मैंने पैसे कमाए, इसी शहर से ने मुझे इज्जत दी। बट हाउएवर आई फील कि बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बख्शी साहब, मैं खुद एक चीज़ कल ये सोच रहा था, सोचे तो आती हैं, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान है ना, इसने सरवाइव करना है, शायद हमारे दौर में नहीं, हमारे आने वालों जो जनरेशन होगी उनके दौर में या उनके बाद, क्योंकि अभी पाकिस्तान सही से मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन हम एक सदी के करीब पहुंचने वाले हैं। 100 ईयर्स हमारे नियर बाय हैं, बस अब 77 78 के बाद हम इससे आगे निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि चीज़ें समेटने में कितना वक्त लगेगा? नेक नियति से अगर काम कर लें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, और आज से हम चीज़ें करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस सवाल के साथ मैं जोड़ूंगा सर, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मुझे अफसोस ये होता है जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो गवर्नमेंट के सियासत के साथ साथ जुड़ी हुई होती है। मैंने फेसेस की बात कही थी अभी, जो अब आप एक बात कर रहे थे और आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा था, कि ये फेसेस के साथ जुड़ी हुई हैं। 3 साल की गवर्नमेंट, अब मैं 5 साल की भी नहीं बोलता सर, 3 साल की गवर्नमेंट आपकी आती है, जैसे तैसे आती है, लूड़ी लंगड़ी आती है। उस गवर्नमेंट पे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होगी वो पॉलिसी मेकिंग पर काम करें। इस वक्त सारा सबका फोकस इस वक्त है जी आइन और कानून बेहतर करना है। सर, आपके दूसरे महकमे भी हैं, उनको देखें, उन पे रूलिंग कीजिए, उन पे बात कीजिए, कमेटीज़ हैं वो काम। और मैं तमाम पार्लियामेंटेरियन से मिलता हूँ, दे आर वेरी शार्प, इंटेलिजेंट हैं, बाहर से पढ़ कर आए, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है, लेकिन नो डिस्कशन, सारा फोकस इस वक्त किसी और चीज़ पर है। तो कैसे हम इन मामलात को से निकलेंगे, कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड, चाहे उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे उसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे जुडिशल वो हो, हमने पाकिस्तान के लिए 20 साल की इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, और उस इकोनॉमिक पॉलिसी पे सारे सिग्नेटरी होने चाहिए, और सस्टेनेबल हो, वो सस्टेनेबल हो, और उसमें कंटिन्यूटी हो, उसमें स्टेक होल्डर्स शामिल हो। बिल्कुल ऐसा वो ही है। ऐसा नहीं कि किसी रूम का जहाँ टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है 16 एसी के जरिए 18 वहाँ बन जाए। आप स्टेक होल्डर को मिला के बनाएं, मिला के और उसको बोले कि आज ये 20 साल की पॉलिसी होगी हर सेक्टर के लिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप टेक्सटाइल की ले लें, आप स्टील की ले लें, आप कंस्ट्रक्शन की ले लें। कंस्ट्रक्शन से 72-75 इंडस्ट्री चलती है पाकिस्तान में, और जबकि डेवलप वर्ल्ड में कहते हैं 200 इंडस्ट्रीज चलती हैं। सो ये डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और इस डॉक्यूमेंट पे हर आदमी को इत्तेफाक करना चाहिए, उन इदारों को भी जो पावर रखते हैं कि यार इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर आए कोई जाए। तो ये हमने करना पड़ेगा बेसिक। बख्शी साहब, आखिरी सवाल, फिर हमारा इस सेगमेंट का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने कितने दौरे किए? पहले मुझे याद पड़ता था कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा FPCCI के साथ मीटिंग्स होती थी, KCCI के साथ मीटिंग्स होती थी, बिजनेस फोरम्स वालों के साथ बैठते थे, गवर्नर से मुलाकातें होती थी, तमाम सूबों की मैं बात करूँ। सर, अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, अब कुछ हो ही नहीं रहा। KCCI वाले क्या बात करें, FPCCI वाले क्या बात करें, बस वो या तो इफ्तार पार्टी में मुलाकात हो जाती है, या किसी की शादी में मुलाकात हो जाएगी, या किसी बच्चे का अकीका हो रहा है, या कोई पार्टी हो रही नीचे उसमें मुलाकात हो जाएगी। देखिए, एक तल्ख हकीकत है, आप जब जाके लीड कर सकते हैं फ्रंट से, जब आपको ऐसा लगे कि वो आप एम्पावर हुए हुए हैं, आप वहाँ से इलेक्ट होके आए जेन्युइनली। देखिए, एक बहुत बड़ा 2024 के इलेक्शन पे सवालिया निशान है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कमज़ोर नज़र आते हैं। देखिए, हम भी दुनिया देखते हैं, कागज़ पढ़ते हैं, इंटरनेट सब दिखाता है, तो वो कमज़ोर नज़र आते हैं। वरना मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड वो इस तरह का रवैया उन लोगों के साथ रखे जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी चलानी है। बिल्कुल ऐसे वो उसका एक्सेस ही नहीं हो, वो मिलना ही नहीं चाहता हो, वो बात ही नहीं करना चाहता हो, या तो उसके कंट्रोल में शायद वो पॉलिसी ना बनाने की है ना वो इम्प्लीमेंट करवाने की है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, और जिसकी वजह से देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पैसे नहीं लग रहे, बाहर से तो नहीं आ रहे, हमारे अपने भी नहीं लग रहे, और वो रोलिंग हो रही है, और वो फिर बजट की बात होती है, अभी मिनी बजट देख रहे हैं हम। हमें ये समझना पड़ेगा
कि ये 25 करोड़ का आवाम का मुल्क है। बिल्कुल हमने सही बात। सब ने मिलकर काम करना पड़ेगा और बहुत अपनी खूबसूरत गलतियों बात। को एक्सेप्ट करना गलतियों पड़ेगा को एक्सेप्ट करना इन पड़ेगा। द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब आपकी बातों का, आपके वक्त का, और बहुत खूबसूरत बात कि जी ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। और सर ने बड़ी प्यारी बात की कि ख़ुद की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इदारों की बात कर रहे हैं, और हम सब ने आज ज़ीरो से अगर स्टार्ट कर लें तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।